हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ का सेक्शन सी। इसके पहले सेक्शन ए और बी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। सेक्शन सी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, सेक्शन सी में हमारे 6 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। और आपके सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी होती है। तो टोटल 8 क्वेश्चंस हम लोग आज सेक्शन सी में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को सॉल्व करना। Question number 26. Given that root 3 is irrational, prove that 5 plus 2 root 3 is irrational. तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल फिक्स्ड मेथड होता है, बिल्कुल फिक्स्ड लैंग्वेज होती है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ये आपका चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, पहले तो एक बात समझो कि जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, सारा जो लैंग्वेज है वो लिखना है कि आपको गिवन क्या है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सब कुछ बिल्कुल लिख के करना ताकि आपको पूरे नंबर मिले। क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके स्टेप्स पे भी मार्क्स होते हैं। आंसर पे तो मार्क्स होते ही हैं, स्टेप्स पे भी मार्क्स होते हैं। तो कोशिश करो कि सारे स्टेप्स एग्जाम में अच्छे से लिख के आओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना। फिर यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, पूरा एग्जाम में लिख के आना। यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, let us assume that five plus 2 root 3 is rational। देखो, हमें दिया क्या था? हमें ये था कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर और 5 plus 2 root 3 हमें इरेशनल को प्रूव करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां क्या मान लिया? 5 plus 2 root 3 इज रैशनल नंबर। तो यहां से देखो, 5 plus 2 root 3 इसको हमने मान लिया रैशनल। ये तो अज्यूम किया हमने। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन यही है हमारा। तो हम 5 plus 2 root 3 को कैसे लिख सकते हैं? P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P by Q। ओके, यहां से देखो 2 root 3 इज इक्वल टू 5 P by Q माइनस 5। ये तो हुआ, 5 को राइट हैंड साइड में जाके ट्रांसपोज करवा दिया, माइनस करवा दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका Q, तो क्या हो गया है? P माइनस 5Q। इतना मिला। अब देखो, यहां से रूट 3 की वैल्यू क्या निकल जाएगी? रूट 3 इज इक्वल टू हो गया P माइनस 5Q अपॉन 2Q। इतना समझ में आया? तो ये क्या है? रूट, यहां से हमें क्या मिला कि देखो, अगर हमने इसको P बाई Q के फॉर्म में लिख रहे थे, वेयर P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यही तो होता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। ठीक है, कि P और Q हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स को आप प्लस करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करोगे, आंसर हमेशा रैशनल नंबर में आएगा। तो रूट 3 यहां से हमें क्या मिल गया? रूट 3 इज रैशनल नंबर। तो देखो, यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि रूट 3 इज इक्वल टू P माइनस 5Q अपॉन 2Q। इट मीन्स कि रूट 3 हमारा रैशनल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इरैशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल हो। ये तो हो नहीं सकता। अगर हमने इसको रैशनल माना है P माइनस 5Q अपॉन 2Q, तो इट मीन्स जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में है वो भी रैशनल होगा, बट वो तो हमारा इरैशनल नंबर है ना। तो यहां से हमें ये वाली सिचुएशन मिल रही है कि रूट 3 हमें पहले से पता होता है कि रूट 3 इरैशनल है, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, गिवन दैट रूट 3 इज इरैशनल नंबर। बट रूट 3 इरैशनल जो था वो हमारे रैशनल के इक्वल आ रहा है, तो विच इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, अब इसको ऐसे लिखना, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरैशनल नंबर। ओके, रूट 3 इरैशनल के लिए कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें यहां से समझ में आ रहा है कि रूट 3 हमारा जो है वो रैशनल नंबर है, बट रूट 3 हमें पता है कि वो इरैशनल नंबर होता है। तो ये फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था कि रूट 5 plus 2 root 3 इज रैशनल, वो हमारा रॉन्ग है। इट मीन्स, यहां से लिखो, हेंस 5 plus 2 root 3
इज इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि पहले हम लोग ने 5 + 2√3 को रैशनल नंबर माना, उसको हम प्रूव करते गए तो हमें लास्ट में आके क्या मिला कि √3 जो है वो भी हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में मिला था, बट वो फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि √3 जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो यहां से दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये रॉन्ग प्रूफ हो गया। इट मींस 5 + 2√3 इज इरेशनल। यही तो प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ। इतना आप पूरा स्टेप्स लिख के आएंगे, आपका नंबर कहीं से नहीं कटेगा, आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, बाकी पूरा मेथड और पूरा लैंग्वेज क्वेश्चन का सेम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। If the zeros of the polynomial x² + px + q are double in values to the zeros of the polynomial 2x² - 5x - 3, then find the value of p and q। देखो यहाँ पे हमें 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक ये रहा और एक आपका ये रहा। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जो इसके जीरोस होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, सपोज करो, देखो इसको सपोज कर लो ये fx पॉलिनोमियल है, ये आपका gx पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके जीरोस अगर हम करेंगे अल्फा बीटा तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा 2 बीटा। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस हैं वो डबल हैं। डबल हैं, किसके डबल हैं, ये जो पॉलिनोमियल है fx इसके रूट के डबल हैं। तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होंगे तो इसके होंगे 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। और हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। ये था आपका क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखो यहां से स्टार्ट करो। fx इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2x² - 5x - 3। ओके, तो देखो इसको हम लोग कंपेयर करवाते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल से। वो क्या होती है, वो होता है हमारा x² + bx + c। ये होता है हमारा जनरल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -5, c की वैल्यू आ गई -3। यही तो आया। अब देखो हमने जो जीरोस माना था इस एक्सप्रेशन के लिए वो हमने क्या माना था, अल्फा बीटा। 2 जीरोस क्यों माने थे, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारी 2 है। डिग्री जितनी होगी जीरोस भी उतने ही होंगे, तो इसीलिए 2 जीरोस अल्फा बीटा। अब देखो यहां से निकालो सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ओके, अब यहां से देखो सम ऑफ जीरोस निकालो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस b की वैल्यू है यहाँ पे -5, a की वैल्यू है 2, तो कितना हो गया ये आपका -5 -5 5 हो गया, 5/2। ये वैल्यू हो गई हमारी सम ऑफ द रूट्स की। किस एक्सप्रेशन के लिए, fx के लिए। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स हमारा निकल गया 5/2। अब हम लोग इसी एक्सप्रेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गए हमारे, अल्फा बीटा हो गए। और c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू आई है हमारी -3 और a की वैल्यू है 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/2। तो जो fx था उसके लिए हमने सम ऑफ द रूट्स निकाले और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला। ओके, अब सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड एक्सप्रेशन जो है उसको हमने gx माना था। तो gx क्या दिया हुआ है, x² + px + q। ये हमें दिया हुआ है gx। इसको भी जनरल एक्सप्रेशन जो होता है x² + bx + c, इससे कंपेयर करवाओ। तो यहां से क्या निकलेगा, a की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू आ गई हमारी p और c की वैल्यू आ गई q। इतना समझ में आया। gx जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वहां से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। और देखो यहाँ पे जीरोस की बात करें तो ये कह रहे थे कि जीरोस डबल है, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 रूट्स होंगे, 2 अल्फा 2 बीटा। ऊपर वाला था अल्फा बीटा, यहाँ पे होगा 2 अल्फा 2 बीटा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट्स जो है वो डबल हैं, इसलिए 2 अल्फा 2 बीटा। अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी थी, पी थी, ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, इतना आया, 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1। यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2। 2 कहां से आया, ये जो 2 है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 1 इंटू 2 2। तो अब यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई थी एफ एक्स एक्सप्रेशन के लिए, कितनी आई थी हमारी, 5/2 आई थी, ठीक है, और ये कितना है माइनस पी बाई टू, माइनस पी बाई टू। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 इज इक्वल टू माइनस पी और p इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमें यहां से p की वैल्यू मिल गई, हमें p और q दोनों की वैल्यू निकालनी है, हमें यहां से p की वैल्यू मिल गई, p इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, अब हम लोग निकालेंगे q की वैल्यू। तो उसके लिए देखो पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो। क्या होता है, c अपॉन a होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, ये तो होगा प्रोडक्ट, c की वैल्यू कितनी थी, q थी, q अपॉन 1, 4 अल्फा बीटा, 2 2 जा 4, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू q अपॉन 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू q अपॉन 4। अब इसके बाद देखो अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी हमने निकाली थी एफ एक्स के लिए, कितनी आई थी, माइनस 3/2 आई थी, माइनस 3/2 इज इक्वल टू q अपॉन 4। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 आया, और फिर q इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2, कितना हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6, माइनस 6। तो अब निकल गया हमें यहां से q की वैल्यू, ठीक है। तो हमने p की वैल्यू निकाल दी, p इज इक्वल टू माइनस 5, q इज इक्वल टू माइनस 6। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन को फिर से स्क्रॉल करके क्वेश्चन को समझ लेना कि मैंने कैसे किया हुआ है, एफ एक्स के लिए रूट क्या थे, जी एक्स के लिए रूट क्या थे, फिर दोनों को हमने कंपेयर करा के p और q की वैल्यू निकाली है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव been 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, देखो कि अगर ट्रेन एक स्पीड से चल रही है, सपोज करो कि ट्रेन हमारी x स्पीड से चल रही है, तो किसी जगह पे पहुंचने में वो y टाइम लेती है। तो अगर पहले केस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस है ना कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो हमारा टाइम जो है वो 4 घंटे कम हो जाता है। और दूसरे केस में क्या होता है कि अगर हम स्पीड को 6 आवर्स कम कर देंगे, 6 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, तो ऑब्वियस है स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इट मीन्स टाइम जो हमारा लगेगा वो y + 6 आवर लगेगा। ठीक है, ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है कि ट्रेन ने x किलोमीटर चल के y आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट कि ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल के y आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऐसे लिखते हैं, लेट द speed of the train be x km/h. ओके, दूसरा देखो, let the time taken by the train, एग्जाम में पूरा लिख के आना, time taken by the train be y hours। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो यहाँ पे दो केसेस जो बने हैं, पहला देख लो। अच्छा, यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस। अगर हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, xy हो गया। आपकी डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया xy। हमें डिस्टेंस से तो फाइंड आउट करना है
फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी ना, तो हमें यहाँ से डिस्टेंस तो फाइंड आउट करना है, हमें मेन जो फाइंड आउट करना है ना वो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखो कि x और y की वैल्यू निकलेगी कैसे। तो हम लोग यहाँ पे दो केसेस बनाते हैं। पहला केस, अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है 4 आवर्स लेस टाइम लेगी, ठीक है। देखो यहां से केस 1, केस 1 के अकॉर्डिंग न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, सॉरी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, और न्यू टाइम स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम हो रहा है, y माइनस 4 आवर्स। तो अब देखो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है x प्लस 6, ठीक है, और टाइम कितना है y माइनस 4। तो डिस्टेंस निकालो यहां से, डिस्टेंस xy था, हमने शुरू में स्टार्टिंग में सपोज किया था। इस ब्रैकेट, जो दोनों ब्रैकेट है इनको ओपन कर दो, क्या आएगा ये xy माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। इसको सॉल्व करो, देखो क्या क्या कटेगा, xy से xy कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा आपका 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 24। हमने क्या किया, हमने 4x को हम राइट हैंड साइड में ले गए, 6y प्लस में था, नेगेटिव हो गया, माइनस 24 को एज इट इज रखा। इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2x 2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग केस 2 के लिए देखते हैं, केस 2 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, केस सेकंड के लिए जो न्यू स्पीड थी वो कितनी थी, वो कह रहे थे कि हम ट्रेन को 6 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देंगे, ठीक है। तो न्यू स्पीड आपकी होगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, और न्यू टाइम अगर ट्रेन स्लो होगी तो वो अधिक टाइम लेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे y प्लस 6, इतने आवर्स हो जाएंगे। ओके, तो यहां से देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 y प्लस 6। इसको सॉल्व करो, एक्स वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36। ओके, इसको सिंपल आउट करो, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। यहां से 6 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 पता है, इक्वेशन 2 पता है, तो वहां से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें ये तो करना था, x और y की वैल्यू निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके हमें लेंथ ऑफ द जर्नी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको अब आगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, ये हमारा आया था इक्वेशन 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा आया था इक्वेशन 2। दो क्वेश्चन है, स्टार्ट करते सॉल्व करना है इनको। तो एक काम करो कि जो इक्वेशन 2 है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा हमें 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, इक्वेशन 3 करो, तो क्या मिल जाएगा, देखो फिर से लिखते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। ओके, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। माइनस किया था ना हमने, तो सब साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 24। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब देखो y की वैल्यू को कहीं पर भी पुट करके इक्वेशन 2 में पुट करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये था इक्वेशन 2 हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस 24 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30।
तो यहां से हमारी x की वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द जर्नी को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हमने क्या निकाला था स्टार्टिंग में, डिस्टेंस कितना आया था हमारा xy आया था, तो कितना हो गया, तो कितना हो गया ये 30 इंटू 24 इज इक्वल टू 720। तो डिस्टेंस कितना आया 720 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले हमने दोनों केसेस के लिए इक्वेशन बना लिया, पहले हम लोग ने ओरिजिनल स्पीड के लिए इक्वेशन बनाया, फिर दोनों केसेस के लिए बनाया, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमने आंसर निकाल दिया xy की वैल्यू थी 30 इंटू 24 720 किलोमीटर। ये है हमारा लेंथ ऑफ द जर्नी। ओके, सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका और पार्ट भी है, अब उस और पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A एंड B। जो अनुज है उसके पास कुछ चॉकलेट है, उसने उसको 2 लॉट्स A और B में डिवाइड किया। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3। तो देखो कि ₹2 में वो 3 चॉकलेट बेचता है, और यहाँ पे सेकंड लॉट के लिए वो क्या बेचता है, ₹1 पर चॉकलेट, ₹1 में 1 चॉकलेट बेचता है। तो सपोज करो कि अगर लॉट A में X चॉकलेट है और लॉट B में हमारा Y चॉकलेट है, ठीक है, तो अगर 3 चॉकलेट का प्राइस जो है वो हमारा है ₹2, एक चॉकलेट का प्राइस कितना होगा 2/3, ₹2/3। तो X चॉकलेट के लिए प्राइस कितना होगा 2/3X, ये तो आएगा। और देखो यहाँ पे ₹1 में एक चॉकलेट की कीमत है यहाँ पे ₹1, तो Y चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी ₹Y, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमें 2 लॉट दिए हुए हैं A और B। सपोज करो कि लॉट A में X चॉकलेट है, सपोज करो कि लॉट B में Y चॉकलेट है। तो हमें जो लॉट A में जितने भी चॉकलेट्स हैं उनका टोटल कॉस्ट निकाला है, लॉट B में जितने भी चॉकलेट है उनका टोटल कॉस्ट निकाला है, ठीक है। ये किया है हमने पहले वाले केस के लिए, ठीक है, ये हमारा पहला केस था, ठीक है, ये हमारा केस 1 था। अब देखो केस 2 को समझेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को अभी हमने करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो केस 2 के लिए भी कह रहे हैं कि हमारे पास 2 लॉट हैं, लॉट A में X चॉकलेट है, लॉट B में Y चॉकलेट है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो लॉट A का जो चॉकलेट है वो ₹1 का 1 है, मीन्स 1 चॉकलेट की कीमत जो है आपकी ₹1 है। तो X की कीमत कितनी हो जाएगी, X चॉकलेट की कीमत ₹X हो जाएगी। B के लिए अब वो कह रहे हैं कि हमने 5 चॉकलेट्स को बेचा है ₹4 में, ये है कंडीशन हमारी, ठीक है। तो 1 चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी ₹4/5। तो Y चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी ₹4/5। ये समझ में आया? ये थी आपकी पूरी कहानी। ये कहानी अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन पूरा आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थी आपकी पूरी कहानी कि हमने 2 लॉट ले लिए, 2 केसेस बने हैं। पहले लॉट में X थे, दूसरे लॉट में Y थे, केस 1 के लिए, ठीक है। वहां से ये कहानी बनी है, X चॉकलेट की कीमत निकली लॉट A की। अच्छा, केस 1 में एक और कंडीशन थी कि ये जो हमने निकाला ना X चॉकलेट की कीमत और Y चॉकलेट की कीमत, इनको ऐड करके यहाँ पे आया था टोटल अमाउंट, ही गॉट ₹400, और यहाँ पे आया था केस 2 के लिए ही गॉट ₹460, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमने सपोज किया है कि लॉट A में X है, लॉट B में Y है, तो हमें वो X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर दोनों को ऐड करके हमें सोल्यूशन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन को करना। ओके, लेट द चॉकलेट्स इन लॉट A एंड B X एंड Y रिस्पेक्टिवली। इतना पूरा आप एग्जाम में लिख के आएंगे। ओके, तो केस 1 का जो बनता है, केस 1 के लिए जो बनेगा इक्वेशन हमारी, वो क्या बने, ऊपर अभी देखा ना 2/3x प्लस y इज इक्वल टू 400, ये बना इक्वेशन। केस 2 के लिए हमारा क्या बनेगा, x प्लस 4/5y
इज इक्वल टू 460। तो ये इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे पहले बना लिया। केस 1 के लिए क्वेश्चन बनाया, केस 2 के लिए क्वेश्चन बनाया। दोनों केसेस को मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। स्क्रॉल करके वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ओके, देखो अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 1200। ये आया, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ये हमने इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई किया है। कैसे सिंप्लीफाई किया है, 2x 3y, ठीक है, एलसीएम 3 आ गया तो यह हो गया 3y, फिर 3 से 400 मल्टीप्लाई किया, वहां पे आ गया 400 इंटू 3 1200। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 1200। ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 3 मिला हमें। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मींस इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी फ्रैक्शन है ना यहाँ पे, तो इसको अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो एलसीएम 5 आ जाएगा नीचे वाले का, तो क्या हो जाएगा ये 5x + 4y। आई होप इतना सब आपको आता होगा। 460 इंटू 5 2300। ये हो गया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हमें इक्वेशन 3 मिला, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हमें इक्वेशन 4 मिला। तो अब हमें जो मेन सॉल्व करना है ना, वो हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको चाहे आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो, जो भी मेथड सीखा हुआ है आपने, या ग्राफ वाले मेथड से सॉल्व कर दो। ठीक है, ग्राफ वाला मेथड समझते हो ना कि जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉइंट हमें मिलेगा वही x और y की वैल्यू होगी। तो किसी भी मेथड से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हम लोग भी सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। ओके, देखो इक्वेशन 3 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एंड इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एटलीस्ट एक टर्म जो है ना, x वाला टर्म जो है वो हमारा 10x दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करके y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू को पुट करके फिर x की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10x + 15y इज इक्वल टू 6000। ये हो गया हमारा, इसको कर लो इक्वेशन 5। और फिर इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आएगा ये भी 10x + 8y इज इक्वल टू 4600। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे तो x वाला टर्म कटेगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो कितना आया, देखो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। 15y - 8y कितना हुआ 7y। ये कितना हुआ 6000 - 4600 1400। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई 200। 1400/7 इज इक्वल टू 200। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 200। ठीक है, y की वैल्यू को कहीं पुट कर दो। कौन से क्वेश्चन पुट करोगे y की वैल्यू को, चलो क्वेश्चन 3 में पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x, y कितना आया था हमारा 200 आया था ना, तो कितना हो गया ये 600 हो गया। 600 इज इक्वल टू 1200। 2x इज इक्वल टू 600 को इधर लेके जाओ राइट हैंड साइड में, कितना आएगा 1200 - 600 600 आएगा। x इज इक्वल टू 200/600/2 इज इक्वल टू 300। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 300। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे अब ये पूछा गया था कि हमें x की वैल्यू निकल गई, मतलब हमने यही तो सपोज किया था कि हमारा लॉट ए में x चॉकलेट है और लॉट बी में हमारे y चॉकलेट है, और उन्होंने लास्ट में उन्होंने पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल चॉकलेट्स। तो कितना हो जाएगा टोटल चॉकलेट हमारा x + y। तो कितना हो गया, यहाँ ऐसे लिखना, टोटल चॉकलेट इज इक्वल टू x + y इज इक्वल टू 300 + 200 इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव द फॉलोइंग दैट। एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, tan क्यूब थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा + cot क्यूब थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा - 2 sin थीटा cos थीटा। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके हमें राइट हैंड साइड लाना है। देखो यहाँ पे हमें अगर tan और cot में कभी भी एक्सप्रेशन दिया होता है ना, तो उसको sin और cos में चेंज करके ही सॉल्व करना, तभी हमें
राइट हैंड साइड मिलेगा, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में साइन और कॉस के एक्सप्रेशंस हैं। इट मीन्स कि tan और cot को हमें साइन और कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। पहले LHS लिख लो। LHS क्या है हमारा? tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इसको देखो लिखो। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग tan को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। जो ऊपर वाला है, जो न्यूमरेटर में tan और cot है, इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसको 2 होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको यहां पे लिख दो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो यहां पे लिख दो कॉसिक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और जो नीचे वाला है सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा होल अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे करते हैं। ये देखो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये कट जाएगा कॉस क्यूब थीटा से। क्या बचेगा वहां पे? ये बचेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कैंसिल आउट हो गया साइन क्यूब थीटा से। ठीक है, तो क्या बचेगा? कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो आया। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एलसीएम ले लो, कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम ले लो। कितना आएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। यही तो आना एलसीएम लेके भी। तो ऊपर क्या आएगा? देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आएगा आपका साइन 4 साइन टू द पावर 4 थीटा, और यहां से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा। कितना बचेगा? कॉस टू द पावर 4 थीटा। इतना सबको क्लियर होगा? ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, जो भी काम करना है ना मेन यहां तक लेके आओ, उसके बाद हम लोग आगे वाला काम करेंगे। देखो सबने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबने पढ़ा इस फॉर्मूले को? ओके, तो अगर हम ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकलेगी यहां से? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो आएगा। तो अब देखो जो ये है ना साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसको इस टर्म पे लिखो। ओके, पहले लिखो इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें ये टर्म मिल गई ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, और वो स्क्वायर जो है ऊपर वाला जो स्क्वायर है, a के ऊपर जो स्क्वायर है वो ये वाला स्क्वायर है जो साइन पूरे ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ये हम लिख देंगे इसको, देखो इस टर्म पे लिखो, a की वैल्यू अलग है, b की वैल्यू अलग है। a की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये हमने कहां से लाया, ये वाला स्टेप के बाद ये स्टेप कहां से आया, ये समझने के लिए हमने ये फॉर्मूला को समझाया। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना। सबसे अच्छा यही लगता है मुझे, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे अच्छी चीज यही बात होती है। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यहां से क्या मिला?
1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इतना मिल गया। अब देखो आगे कि 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा कितना हुआ? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होगी हमारी सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होगी हमारी कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा ये मिला, और यहां से क्या मिला? कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये मिल गया। इतना समझ में आया? सेक थीटा कॉसिक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमारा आरएचएस था। क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक रोम्बस के अंदर अगर हम एक सर्कल को इंसर्ट करते हैं और जो सर्किल के जो एजेस हैं, जो उसका सर्कमफेरेंस है, वो अगर पैरेललोग्राम के एजेस से टच करता है तो हमें प्रूव करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है। देखो ये आपका प्रूफ वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको सारे स्टेप्स लिखने होते हैं। गिवन क्या है? टू प्रूफ एंड देन प्रूफ। तो आपको पूरा ऐसे हेडिंग के साथ सॉल्व करना, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप लोग स्क्रीन को इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में भी लिख के आना। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? अ सर्किल विथ सेंटर O, ये हमें गिवन है। अ पैरेललोग्राम ABCD टचिंग द सर्किल एट पॉइंट PQRS। पैरेललोग्राम जो ABCD है वो सर्किल को P, Q, R और S इस पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम हमारा ABCD हमारा पैरेललोग्राम है जिसका कि सेंटर O है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ABCD जो है ये हमारा रोम्बस है। अभी तो ये दिया हुआ है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, बट हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है, बिकॉज रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो रोम्बस जो ये हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है इसको हमें रोम्बस प्रूव कर देना है। देखो कैसे होगा अब इसका प्रूफ। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, सो दैट वी हैव टू प्रूव दैट ऑल साइड इक्वल। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ना कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये होती है हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हम एक पैरेललोग्राम में सभी साइड्स को इक्वल कर दे तो वो हमारी रोम्बस हो जाती है। ठीक है, तो देखो कैसे इक्वल करेंगे हम लोग इन पैरेललोग्राम ABCD। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इन पैरेललोग्राम ABCD AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। AB जो है वो CD के इक्वल है और AD जो है वो हमारा BC के इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जो आपकी बुक में 10.2 का जो थ्योरम है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फ्रॉम थ्योरम बस लिख दो, यहाँ पे सिर्फ फ्रॉम थ्योरम लिख दो। फ्रॉम थ्योरम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देखो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये मान लो ABCD हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है इन विथ रेफरेंस टू सर्किल। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम है कि अगर एक सर्किल दिया हुआ है और उस पे हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां से देखो क्या मिला, AP इज इक्वल टू AS, ये टेंजेंट इसके बराबर है। ओके, BP इज इक्वल टू BQ, ये वाला इसके बराबर है। CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, ये चारों बराबर है। अब देखो एडिंग इक्वेशन 2, 3, 4, 5 सबको हमने ऐड कर दिया। तो ऐड भी कैसे किया है? ऐड ऐसे किया है, इसको पहले किया है AP BP CR DR। ठीक है, ये हमारा हो गया LHS, फिर AS BQ CQ DS, ये हो गया हमारा RHS। तो देखो AP प्लस BP मिलके हमें क्या मिल गया? AB मिल गया, और CR प्लस DR मिलके हमें मिल गया CD। CR ये वाला और DR मिलके हमें मिल गया CD। सिमिलरली AD कैसे मिलेगा हमें? AS और DS से, AS और DS, ये ना AS और DS से हमें AD मिल गया, और BQ प्लस CQ करके BQ और CQ ये वाला यहाँ से हमें ये मिल गया AD। तो 2AB इज इक्वल टू AD,
ए बी इज इक्वल टू ए डी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी। इतना समझ में आया कि हमने प्रूफ कर दिया, अब ए बी इज इक्वल टू ए डी प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। आगे देखो, इतना हमने प्रूफ किया कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, और हमें पैरेललोग्राम में दिया क्या था कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी कर देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। बट जो सी डी है आपका, वो किसके बराबर है, वो हमारा ए बी के बराबर था, तो ये हो गया ना ए बी, ए डी और सी डी, ये तीनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। बट ये था कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, वो हमारा बराबर होता है बीसी के। कैसे बराबर होता है बीसी के, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बीसी ऑलरेडी गिवन था कि हमारा जो एबीसीडी है इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये हमारा जो एडी होता है वो हमारा बीसी के बराबर भी होता है, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी। सो पैरेललोग्राम, सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स कि एबीसीडी जो है हमारा वो रोम्बस होगा, ओके। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, हमने ये प्रूफ कर दिया एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल से टेंजेंट ड्रॉ करके कि जो साइड्स है वो आपस में इक्वल है, इट मींस जो पैरेललोग्राम है वो हमारा रोम्बस बन जाएगा, तो हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज योर प्रूफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। ये क्वेश्चन भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और वो भी सर्कल का है। सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन है, इट मींस आपका वो जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। देखो ये एक्स वाई है और ये हमारा हो गया एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स वाई। ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं, सर्किल के दो पैरेलल टेंजेंट हैं विद सेंटर ओ एंड अदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। एक और टेंजेंट दिया हुआ है, ए बी टेंजेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो हमारा सी है, ठीक है। इस टेंजेंट के लिए एक्स वाई के लिए क्या है, पी है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक्स डैश वाई डैश के लिए क्यू है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ए बी के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा सी है, ओके। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई है इस टेंजेंट को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ए बी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे कट करता है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, हमें एंगल ए ओ बी का मेजर फाइंड करना है कि ये एंगल कितने का होगा, ओके। देखो ये भी आपका बुक का है, बुक में ना आपके प्रूफ है कि व्हाट इज की प्रूफ दैट AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका प्रूफ है बुक में। बट यहाँ पे इन्होंने बस हल्का सा ट्विस्ट क्या किया है, उन्होंने आपको मेजर पूछ लिया है। बुक में जो है वो है कि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, इसको आपको प्रूफ करना है, और यहाँ पे आपसे वो मेजर पूछ लिया है, बस इतना ही फर्क है इसमें, अदरवाइज ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अगेन ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, गिवन टू प्रूफ एंड प्रूफ आपको लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों में एक एक पॉइंट मिलेंगे, तो पूरा लिख के आना। एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड एक्स डैश वाई डैश इज अ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू एंड एक्स वाई पैरेलल टू एक्स वाई, इतना तो क्वेश्चन में गिवन है। ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट सी, ठीक है, ये तो अभी हमने सीखा था। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो ओसी को मिला दो, ठीक है, ओसी को कनेक्ट कर दो। मैंने यहाँ पे ओसी को ज्वाइन किया हुआ है, ओके। अब आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ बी, ये हमें फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ओ बी। ज्वाइन ओसी, ओसी को हमने मिला दिया। फॉर द टेंजेंट ए बी एंड रेडियस ओसी, ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी क्यों हुआ, अगर हम सेंटर से टेंजेंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो लाइन हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होती है। अगर एक सर्किल में एक टेंजेंट है और अगर हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ओसी जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया, ठीक है, ओसी रेडियस हो गया। मैंने बोला ना ओसी को ज्वाइन कर दो, तो इस ओसी जो हो गया वो हमारा हो गया रेडियस। तो अब ये रेडियस हो गया, तो ACO ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिला, ACO और BCO। ACO ये वाला ट्रायंगल, BCO ये वाला ट्रायंगल, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। आगे देखो, इन ट्रायंगल AOP एंड AOC,
AOP कौन सा ट्रायंगल होगा आपका, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल आपका AOP है और AOC आपका ब्लू वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो पहले सिमिलरिटी प्रूव कर देते हैं हम लोग। तो सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, AP इज इक्वल टू AC। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट A से जो सर्किल है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, वहां से हो गया AP इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब OP इज इक्वल टू OC। क्यों हुआ इक्वल, क्योंकि वो हमारा सर्किल का रेडियस है, तो रेडियस इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा रेडियस है, ये जो है ये हमारा रेडियस है। और OA तो हमारी कॉमन लाइन है। इट मीन्स ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, सो AOP इज इक्वल टू AOC। AOP ये वाला जो है इज इक्वल टू AOC, ये वाले के बराबर होगा। इतना प्रूफ हुआ, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। तो हमने प्रूव किया कि AOP इज इक्वल टू AOC, ये प्रूव कर दिया हमने, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, जो ये वाला है जो नॉन स्टेटेड है, उसमें BOC और BOQ ये दो ट्रायंगल हम लोग लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इसमें भी सिमिलरिटी प्रूव करो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो और वहां से एंगल BOC और एंगल BOQ इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, अब ये देखो कैसे सिमिलर होंगे, यहां पर भी OQ इज इक्वल टू OC, ये हमारा हो गया रेडियस, बोथ रेडियस हो गया। OB लाइन जो है दोनों में कॉमन है, ये वाली हो गई, और एक्सटर्नल पॉइंट B से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो इसलिए BC इज इक्वल टू BQ, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद हमारा जो एंगल है एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ, इतना हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या निकाला कि ये और ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है। ओके, ये हमने निकाला। तो अब देखो फॉर लाइन PQ AOP AOC BOC BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री हुए भाई, लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री हो गए। अब AOP की जगह भी हम AOC लिख सकते हैं, BOQ की जगह हम BOC लिख सकते हैं। इट मीन्स 2AOC प्लस 2BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ गया, 2 ब्रैकेट में AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2। 2 यहां से आके नीचे ट्रांसपोज हो गया। AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOC और BOC, AOC ये वाला और BOC ये वाला इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें और ये मिलके क्या बनता है, ये मिलके बनता है हमारा AOB। तो AOB इज इक्वल टू, ये मिलके बनता है हमारा AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था हमें कि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one head? पहले तो ये देखो कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, ये इसका हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, ये कॉइन 1 ये कॉइन 2 टॉस करते हैं, तो हमारे पास आउटकम क्या क्या आता है, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारे पास आउटकम आएगा। इट मीन्स हमारे पास जो आउटकम आएगा, टोटल आउटकम जो हमारे पास आएगा, टोटल आउटकम्स ये हमारे पास होगा 4। अब देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड या एक से अधिक हेड। तो कौन सी केसेस बनेंगी, एक हेड या एक से अधिक हेड, 3 बना। तो पहला वाला देखो, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कितना आया फेवरेबल एटलीस्ट वन हेड के लिए, 3 आया। तो कितना आंसर हो गया हमारा, 3/4।
ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिख के आना, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। पी एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आया था 3 हेड, 3 केसेस में हमारा फेवरेबल आया था एटलीस्ट वन हेड के केस में, और टोटल थे हमारे 4, तो आंसर हो गया हमारा 3/4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में क्या कह रहे हैं, एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या होता है कि एक टेल रहे या फिर टेल न रहे। ठीक है, एटमोस्ट वन टेल, एक या एक से कम, एटमोस्ट वन टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखो तो कौन कौन से कंडीशन बनेंगे यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पर भी टेल है, एक है दोनों में, या फिर न रहे ये वाला, तो इसमें यहां भी मिलेंगे हमें 3/4। थर्ड का आंसर होगा P, अ हेड एंड अ टेल, अ हेड एंड वन टेल। ठीक है, वन हेड एंड वन टेल। उस केस में तो क्लियरली दिख रहा है ना, STTH, इट मीन्स 2/4 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट 3। सो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, सो नाउ अब आपका सेक्शन सी जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसमें टोटल हम लोग ने 8 क्वेश्चंस किए हैं, 6 क्वेश्चंस विद 2 इंटरनल चॉइसेस। अब इसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई के क्वेश्चंस को करेंगे। इफ यू लाइक दीज सॉल्यूशंस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चैनल के साथ बने रहिए आगे के सॉल्यूशंस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।